हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के सीटेट के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गए हैं। 10 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा तिथि आपकी 6 सितंबर घोषित की गई है। यानी 6 सितंबर को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। अभी मई चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का पर्याप्त समय आपके पास है और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट जो सीटेट का पेपर हुआ था वो पेपर आपका फरवरी में हुआ था और इस बार नोटिफिकेशन भी जल्दी आ गया है। अच्छा मौका है आप लोगों के पास। जो लोग भी फरवरी वाला एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अच्छे से तैयारी करके आप सितंबर वाला एग्जाम क्लियर कर लीजिए। आज मैं लेकर आई हूँ ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि पिछले पेपर में भी मैंने ईवीएस कंप्लीट पढ़ाया था और एनसीईआरटी से नोट्स बनाकर पढ़ाया था और जिसको भी जरूरत थी उसको नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करवाए थे। यानी कोई भी रुपए नहीं लगे थे आपसे, बिल्कुल फ्री में मैंने नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए थे। इस बार भी मेरा प्रयास है कि एनसीईआरटी के नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और पूरी प्रैक्टिस भी मैंने पहले भी करवाई थी। एक एक मिनट की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए थे। तो इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए ईवीएस की पूरी फुल क्लासेस लेकर आऊं। तो चलिए, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पेपर हुआ था 7 फरवरी को। फरवरी में 2 दिन पेपर हुआ है। 7 फरवरी को हुआ है, 8 फरवरी को हुआ है। ये 7 फरवरी वाला पेपर है। तो इसके जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करवा रही हूँ ताकि जो भी लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो देख लें कि किस तरीके का पेपर आता है। इस पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निपेंथिस यानी कि घटपर्डी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निपेंथिस यानी घटपर्डी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर ढक्कन होता है। दूसरा लिखा है, इस पौधे में विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। तीसरा है, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। और चौथा है, यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों तक को फंसाकर खा जाता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब इसमें से आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं। तो इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है, बिल्कुल घड़े जैसी होती है। कीट बच्ची ये पौधा है। एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है और इसी गंध के कारण कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और ये उन्हें फंसा लेता है और खा लेता है। यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में पाया जाने वाला सामान्य पौधा है। ये गलत है, क्योंकि ये लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में नहीं बल्कि ये पाया जाता है भारत के मेघालय जैसे राज्यों और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों तक को फंसाकर खा जाता है। ये सही लिखा हुआ है। जैसे ही जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ए बी डी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए बी डी। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। बहुत ही सावधानी से आपको पेपर करना है, बहुत ही अच्छे से समझ के विकल्प टिक करना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है, असत्य है, वह हमें बताना है। चलिए पढ़ते हैं और देखते चलते हैं कौन सा सही है। लिखा है, कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं जिन्हें डब कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन रखी हुई है। अगला है, डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का मुख्य आकर्षण है। बिल्कुल सही बात है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं
जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में तो रहते हैं, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बने होते, बल्कि ये पानी में तैरते हैं। जो डोंगा होते हैं ये छोटी नाव होती है जो पानी में तैरती है, ये जमीन पर नहीं बनते। तो तीसरा हो गया गलत। और पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं, ये सही है। तो इसमें हमें बताना था गलत, तो गलत कौन सा है? गलत है सी विकल्प, और सी विकल्प ही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमें बताना था असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें क्वेश्चन को, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलिए, हिंदी में लिखा हुआ है नीचे और इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं जो छत्ते का निर्माण करती हैं। तीसरा है छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। और चौथा है श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। तो इसमें बताना है सत्य कथन। तो इसमें आपका पहला सही है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है, केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं जो छत्ते का निर्माण करती हैं, ये गलत है, क्योंकि छत्ते का निर्माण श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। सी भी इसमें गलत है, लेकिन डी सही है। श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, और जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी रस एकत्र करने के लिए जुड़ जाती हैं। तो इसमें ए और डी सही हैं, यानी कि तीसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के एग्जाम के लिए, और हर बार पूछ लिया जाता है। बस प्रश्न पूछने का हर बार तरीका अलग रहता है। तो हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हाथी झुंडों में रहते हैं। दूसरा है हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा है नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और चौथा है सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। तो जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो हाथी झुंडों में रहते हैं, ये सही बात है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। अब ये जो बी है इसमें लिखा है 20-25, तो ये गलत हो गया। नर हाथी जो होते हैं 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सबसे अधिक आयु की जो हथनी होती है ये झुंड के सभी फैसले लेती है, यानी कि झुंड की नेता होती है। तो ए और डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान आए थे। उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अल-बिरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए? लिखा है भारत में लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। दूसरा है ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। तीसरा है बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती हैं। और चौथा है झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं। तो अब सही विकल्प बताना है। तो अल-बिरूनी ने क्या लिखा है भारत के बारे में? जो पहला लिखा हुआ है, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है, सही बात है ये। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। तो अल-बिरूनी ने मुख्य रूप से भारत के जल संरक्षण की तकनीक पर ध्यान दिया, तो ये तो इसमें गलत हो गया। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती हैं, ये भी सही है। ये भी उन्होंने जल संरक्षण की जो तकनीक थी उनके बारे में उन्होंने लिखा है। जो बावड़ियां होती हैं उनमें लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, ऊपर पानी नहीं खींचा जाता, जैसे कुएं में पानी को खींचा जाता है, लेकिन बावड़ियों में लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। चढ़ने की सीढ़ियां अलग होती हैं, उतरने की सीढ़ियां अलग होती हैं, तो ये भी सही है। और चौथा है झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं, तो ये गलत है। उन्होंने झील और जोहड़ का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ विकल्प मुख्य रूप से तालाबों और सीढ़ियों वाली बावड़ियों की कलाकारी पर केंद्रित है। तो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वह होगा ए और सी।
तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम फिल करना है तक जंगल में रहने से वहां के लोगों को जंगल तथा वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष और चौथा 20 वर्ष। तो यह कानून है जंगल अधिकार कानून। ये क्या कहता है कि जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की जमीन और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है और उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। कारण है सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। तो पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चली है, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं, ये भी सही है। लेकिन कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। हैं तो दोनों सही, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था? पहला है बकरी, दूसरा भैंस, तीसरा घोड़ा और चौथा भेड़। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये पालते थे। उन्हें घोड़े के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन इसे पालतू बनाने या बड़े पैमाने पर उपयोग करने के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका वह घोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? पहला है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख, दूसरा है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा है पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम। तो पिछले 25 वर्षों में बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश पूछे जा रहे हैं, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी? पहला है क्रिकेट, दूसरा है भारोत्तोलन, तीसरा है शतरंज और चौथा है कुश्ती। तो वे वेट लिफ्टर थी, यानी कि भारोत्तोलन का जो खेल था वह खेलती थी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग तथा उसकी उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लिखा है बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाए जाते हैं। दूसरा है ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित है। तीसरा है इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और चौथा है यह एक पुराने लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई। तो ये जो पेंटिंग है इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के पीसे हुए घोल में रंग मिलाए जाते हैं, उनसे ये चित्रकला बनाई जाती है। त्योहारों पर, किसी विशेष अवसर पर ये जो चित्रकला है ये बनाई जाती है। इसमें मनुष्य, जानवर, मछली, पेड़ पौधे ये सब कुछ बनाया जाता है। तो इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन क्या है? घरों की सतह की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। कारण है गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को दूर रखता है। तो अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। घरों के जो जमीन होती है, ग्रामीण क्षेत्र में आप अभी भी देखेंगे गोबर और मिट्टी से घर की जो जमीन होती है, फर्श होता है, उससे लिपाई की जाती है। और इसका कारण क्या है? एक तो तापमान नियंत्रित रहता है और कीड़े भी दूर रहते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में 14 घंटे का समय लेती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है।
तो सबसे पहले हम इसकी चाल निकाल लें, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो दूरी कितनी है? 756। दूरी दी गई है 756। समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 14 घंटे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी से हम समय में भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा इसका उत्तर 54। लेकिन ये मिला है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब हमें बताना है, हमसे कहा गया है कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से 54 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 5 तिया 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अच्छे से इन्हें समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। अब इसमें बताना है कि लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशिष्टताएं हैं। तो लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें बनाई जाती हैं। लेह और लद्दाख के घरों में 2 मंजिला घर होते हैं और निचली वाली जो मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं लगी होती है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। जो निचली मंजिल होती है उसमें जानवरों को और जरूरी सामान रखा जाता है और जो घर के सदस्य होते हैं वह ऊपर रहते हैं। लेकिन जब सर्दी अधिक होती है तो घर के सदस्य भी नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। तो ए सही है, बी सही है। ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे हुए पत्थरों के खंभों पर बने घर, ये तो गलत है। पत्थर गारा और चूना से बनी मोटी दीवारें, ये सही है। ए बी डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तोरांग का अर्थ जंगल है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा असम। तो झारखंड की कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। यह मुख्य रूप से वहां के आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा पहला उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाएं। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठ्यचर्या। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के तथ्य सिद्धांत एवं नियम। अब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है तो किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखेंगे, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, हमें बच्चों के अनुसार पढ़ाना है जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्लीन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? पहला है उसे बताएं कि सभी गुलाबों में कांटे नहीं होते। दूसरा है उसे खोजने के लिए कहें कि किन पौधों में कांटे होते हैं। तीसरा है उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका परीक्षण करने को कहें। और चौथा है उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवर से बचाने के लिए होते हैं। तो हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा कि गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका परीक्षण करने को आप कहेंगे। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 4 की ईसा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती। अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? पहला है उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उनसे जोड़ें जो जानवर अंडे देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा है उससे स्वयं इस कारण का पता लगाने को कहें। तीसरा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईसा के प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। और चौथा है आप यह उत्तर देंगे कि गाय एक स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देती है। तो कक्षा 4 की बच्ची है ईसा और पूछ रही है कि गाय अंडे क्यों नहीं देती। तो आपको बताना है कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके बाहरी कान नहीं होते और जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते वो अंडे देते हैं। तो इसका संबंध जोड़कर उसे बताना है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अध्ययन कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पहला है संदर्भित कहानियां, दूसरा है लोक कथाएं, तीसरा है विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियां और चौथा है आदर्शों पर केंद्रित कहानियां।
तो इसमें जो आपका उत्तर होना चाहिए, पहला विकल्प इसमें सही है, मतलब संदर्भित कहानियां, लोक कथाएं, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियां, आदर्शों पर केंद्रित कहानियां, ये शामिल नहीं होगा। ABC सही है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटें। दूसरा है पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। तीसरा है पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। और चौथा है पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने का प्रयास करें। B सही है। और पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। अब उसने बनाया है तो अपने हिसाब से उसने नाम भी दिया होगा। तो B और D इसमें सही है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी? पहला है विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। तीसरा है विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसल कर उन्हें सूंघ कर पहचानने के लिए कहें। और चौथा है विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करके विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। इसमें आपका C सही है, विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियों को मसलकर उन्हें सूंघ कर पहचानने के लिए कहें। और D सही है, C और D इसमें सही है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? पहला है स्थापित तथ्य, दूसरा तार्किक सूचना, तीसरा अवलोकन, चौथा वैज्ञानिक शब्दावली और पांचवा प्रयोग। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा अवलोकन और प्रयोग, C और E, तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित A और B को ध्यान से पढ़िए। NCF जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है और NCF 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है क्रियाशील मॉडल, दूसरा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, तीसरा है कहानी द्वारा और चौथा है चित्र के साथ व्याख्या। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह पहला विकल्प होगा, क्रियाशील मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित A और B को ध्यान से पढ़ें। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। और B कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थियों को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा A और B दोनों ही सही है, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि? पहला है चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है, दूसरा है चर्चा वास्तविक और सार्थक पूर्ण अधिगम में मदद करती है, तीसरा है ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है, और चौथा है चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो इसमें A, B, C सही है, D इसमें शामिल नहीं होगा, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? पहला है केवल प्रयोग करना, दूसरा है केवल वर्गीकरण, तीसरा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, और चौथा है अवलोकन और वर्गीकरण। तो अवलोकन और वर्गीकरण बच्चों में विकसित करना चाहता है, चौथा विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में करना है मैचिंग। चलिए मिला लेते हैं।
लिखा है सहपाठी आकलन, तो इसे मिला देंगे आकलन की तकनीक चौथे से। रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल, इसे पहले से मिला देंगे। सीखने के रूप में मूल्यांकन, इसे मिला देंगे दूसरे से। कागज की पेंसिल परीक्षण, इसे मिला देंगे तीसरे से, यानी दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लिखा है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। दूसरा है बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है। तीसरा है बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। और चौथा है बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। तो पहला सही है और डी सही है। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत बात। और हमेशा ही शिक्षक की जरूरत नहीं होती है, बिना शिक्षक के भी बच्चे सीखते हैं। तो ए और डी सही है, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? पहला है तथ्यों का संग्रह, दूसरा है अवलोकन, तीसरा प्रश्न पूछना और चौथा प्रयोग। तो इसमें अवलोकन, प्रश्न पूछना, प्रयोग, बी सी डी सही है, तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 7 फरवरी वाला, ध्यान रखिए 7 फरवरी वाला ये पेपर है। इसके बाद 8 फरवरी को भी हुआ है। आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो वो वाला पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।